आज की कहानी शुरू होती है बलरामपुर के पास बसे एक छोटे से राज्य से, जहां श्यामू अपने पिताजी मदन जी के साथ रहा करता था। गरीब होने के बावजूद श्यामू के पिता ने उसे बड़े ही नाजों से पाला था, क्योंकि श्यामू की मां का निधन श्यामू के जन्म के कुछ माह पश्चात ही हो गया था। इसलिए मदन जी ने उसे कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। समय बीतता है और श्यामू अब बड़ा हो जाता है। फिर एक दिन पिताजी, मैं भी आपके साथ राजा जी के यहाँ चलूंगा। नहीं बेटा, तू मेरे साथ चलकर क्या करेगा? अभी तो तू छोटा भी है। मैं चाहता हूँ कि तू पढ़ लिख कर एक समझदार आदमी बने और अपने जीवन में खूब तरक्की करे। श्यामू जोर जोर से रोने लगता है। श्यामू की अवस्था अब कुछ बड़ी हो चली थी। वो तो अब घर पर अकेले नहीं रहना चाहता था। फिर इसी तरह श्यामू भी अपने पिताजी के साथ राजमहल काम करने के लिए जाने लगता है। अरे मदन, आज तो तुम अपने बेटे को भी साथ लाए हो। बढ़िया है, अब तो ये भी बड़ा हो चला है। क्या अब ये भी राजा जी के यहीं काम करेगा? नहीं भाई, मैं चाहता हूँ कि ये पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। देखो देखो, हंसी ख्वाब और बनाओ ख्याली पुलाव। अरे हंसते क्यों हो भाई? समय किसी का किसी ने नहीं देखा और समय बदलते देर नहीं लगती। समय बीतता जाता है और श्यामू अब युवावस्था में प्रवेश कर चुका था। श्यामू अभी भी राजमहल के लिए ही काम करता था, लेकिन अब वो राजा के यहाँ की नौकरी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि राजा जी के यहाँ की व्यवस्था के अनुसार पूरे दिन काम करने के बाद श्यामू और मदन को बस 3-3 सेर अनाज मिलता था। फिर एक रोज पिताजी, अब मैं राजा जी के यहाँ की इस नौकरी से तंग आ चुका हूँ। पूरे दिन कठिन परिश्रम करने के बाद हमें मेहनताने के नाम पर सिर्फ 3 सेर अनाज मिलता है, जिससे हमारा पेट भी ठीक से नहीं भरता है। और एक ही तरह का अनाज खा खा कर मुझे तो अपनी स्थिति किसी जानवर की भांति प्रतीत होती है। तुम्हारी इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हमारा पेट नहीं भरता है। मुझे भी पूरी तरह भोजन न मिलने के कारण शरीर में भारी कमजोरी प्रतीत होती है। लेकिन अब इसके लिए क्या ही किया जा सकता है बेटा? अब शायद हमारी यही नियति है जिसे हमें भोगना ही होगा। नहीं पिताजी, ऐसा न कहिए। ईश्वर ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा और हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। अगले ही दिन श्यामू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो चारपाई से भी उठ नहीं पा रहा था। पिताजी, आज आपको अचानक से क्या हुआ? कल तक तो आप बिल्कुल ठीक थे। पता नहीं बेटा, बस मुझे बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है। इतना कहते कहते मदन एकदम से मूर्छित हो जाते हैं। अपने पिताजी की ऐसी हालत देखकर श्यामू घबरा जाता है और वो भागकर गांव में से एक वैद्य को बुला लाता है। वैद्य आकर मदन को देखता है। मदन की ऐसी हालत देखकर वो उसे कुछ जड़ी बूटियां बना कर देते हैं, लेकिन उससे पहले वो श्यामू को हिदायत भी देते हैं। इधर आओ श्यामू बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत मुझे बिल्कुल नासाज मालूम होती है। इनके शरीर में मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी मालूम होती है। इसीलिए इन्हें कोई जड़ी बूटी देने से पहले इन्हें पतली सी मूंग दाल की खिचड़ी देना आवश्यक है। उसके बाद ही इनका उपचार आरंभ हो सकेगा। वैद्य जी की बात सुनकर श्यामू परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि खिचड़ी कैसे बनाई जाती है और ना ही खिचड़ी बनाने का कोई सामान उसके घर में नहीं था। कुछ सोचकर श्यामू भागकर पड़ोस वाली बूढ़ी काकी को बुला लाता है। वैद्य जी, ये हमारी बूढ़ी काकी हैं। आप इन्हें बता दीजिए कैसे और कौन सी खिचड़ी बनानी है। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर वैद्य जी के बताए अनुसार बूढ़ी काकी मदन को खिचड़ी बनाकर खिलाती है, जिससे मोहन की तबीयत में कुछ सुधार आ जाता है। फिर 2 दिन बाद, अरे मदन बेटा, अब तू किस दिन की राह देख रहा है? तूने अपना पूरा जीवन ऐसे ही संघर्षों में बिता दिया। सावित्री की मौत के वक्त श्यामू कितना ही छोटा था, लेकिन सबके कहने के बावजूद भी तूने दूसरा विवाह नहीं किया। लेकिन अब किस आस में बैठा है? अब श्यामू की भी उम्र विवाह की हो चली है, तो फिर क्यों नहीं एक सुयोग्य कन्या देखकर इसका विवाह कर देते हो?
अरे बहू घर में आएगी, अपना घर संभालेगी, तभी तो ये वीराना सा पड़ा कमरा घर जैसा लगेगा। काकी, कन्या देखने की जरूरत नहीं है। श्यामू का विवाह तो पहले से ही तय है। पहले से ही तय है? इसका मतलब मैं कुछ समझी नहीं बेटा। दरअसल काकी, श्यामू की माँ की मरते समय आखिरी इच्छा थी कि श्यामू का विवाह पड़ोस के गांव में रहने वाली उसकी सहेली की बेटी से ही हो। इसीलिए श्यामू का विवाह तो पहले से ही तय है काकी। अरे नेकी और पूछ पूछ, तो फिर किस सोच विचार में हो? कल ही शामू को उसका गौना कराने भेज दो ना। नहीं काकी, मैं किसी सोच विचार में नहीं हूँ, लेकिन आपने मेरे घर की खस्ता हालत तो देखी ही है। कोई लड़की यहाँ आकर कैसे रहेगी? ना तो घर में ठीक से बर्तन हैं, ना ही श्यामू के पास ढंग के कपड़े हैं। बैठने के नाम पर बस एक टूटी चारपाई है जिस पर अभी मैं लेटा हुआ हूँ। क्या ऐसे में कोई लड़की यहाँ रहना पसंद करेगी? अरे तुम परेशान क्यों होते हो मदन, मैं हूँ ना तुम्हारी मदद के लिए। इतना कहकर बूढ़ी काकी चली जाती है और अगले ही दिन मदन के घर ढेर सारे बर्तन और एक अच्छी चारपाई आ जाती है, जिसे देखकर मदन बहुत खुश होता है। आपका जितना धन्यवाद करूं काकी, उतना कम होगा। मैं तो आपका ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। अरे कैसी बात करते हो मदन तुम? मैंने तुम्हारी परेशानी को सालों से देखा है। लो, इससे श्यामू 2 जोड़ी कपड़े ले लेना और उसे भेजकर कल ही बहू का गौना करा लो। शाम को श्यामू घर आता है। अपने घर में बर्तन और चारपाई देखकर बड़ा ही खुश होता है। क्या हुआ पिताजी? ये चारपाई और ये बर्तन आखिर कहाँ से आए? मदन उसे पूरी बातें बताता है और साथ ही बूढ़ी काकी के लाए हुए कपड़े भी देता है, जिसे देखकर श्यामू बड़ा ही खुश होता है। लेकिन पिताजी, क्या वो अपने इस मिट्टी के टूटे घर में खुश रह पाएगी? उसने अपने आने वाले जीवन को लेकर न जाने कितने ही ख्वाब सजाए होंगे। क्या वो हमारे साथ इस घर में खुशी से रहेगी? लेकिन बेटा, अब इस तरह हम बहू को उसके मायके में भी तो नहीं छोड़ सकते। आज नहीं तो कल उसके माँ बाप को भी उसके विवाह की चिंता होगी। इससे पहले वो कोई खबर भेजे, हमारा ही उसे ले आना सबसे उचित होगा। ठीक है पिताजी, जैसा आप ठीक समझे। अगले दिन श्यामू अपनी बीवी राधिका को लेने उसके गांव चल देता है। क्या मैं उसे पहचान पाऊंगा? क्योंकि मैंने तो आज तक उसे कभी नहीं देखा है। सुनिए जी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? हाँ जी, क्यों नहीं, बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी, क्या आपको ये घर पता है? अरे आपको इस घर में जाना है? चलिए, मैं जानती हूँ ना इनका घर, मैं आपको छोड़ कर आती हूँ। वो लड़की पूरे रास्ते भर श्यामू से बातें करते हुए उसे लेकर जाती है। श्यामू मन ही मन सोचता है कि ये लड़की कितनी होशियार है। काश मेरी धर्म पत्नी इतनी ही होशियार मिले, जिससे मेरा जीवन भी आसान हो जाए। ऐसा करते करते वो लड़की एक घर के अंदर श्यामू को लेकर आती है और बड़ी जोर से आवाज लगाती है, माँ माँ, देखो ना कौन आया है। श्यामू अभी तक नहीं समझ पाया था कि जिस लड़की से वो उसकी ससुराल का पता पूछ रहा था वो उसी घर का ही था, और उस लड़की को ये नहीं पता था कि वो जिस श्यामू को अपने घर का मेहमान समझकर ला रही थी वो ही उसका पति था, जिससे उसका बचपन में रिश्ता पक्का हुआ था। क्या हुआ राधिका बेटी, क्यों इतनी जोर से आवाज लगा रही हो? देखो ना माँ, कोई आपसे और पिताजी से मिलने आया है। अच्छा माँ, मैं ना सुनीता जी के घर जा रही हूँ, अभी आती हूँ। आशा जी जब श्यामू से मिलती है तो बड़ा ही खुश होती है और अगले ही दिन अपनी बेटी राधिका को श्यामू के साथ विदा कर कर भेज देती है। श्यामू अपने गांव आने पर अपनी पत्नी राधिका को पड़ोस वाली बूढ़ी काकी के यहाँ छोड़ आता है और ये कहकर आता है कि थोड़ी देर में आकर उसको ले जाऊंगा। फिर श्यामू अपने घर पहुँचता है। पिताजी, मैं आपकी बहू को ले आया हूँ और उसे पड़ोस वाली काकी के घर छोड़ आया हूँ, जिससे मैं घर की थोड़ी साफ सफाई कर सकूँ। देखो ना, घर कितना ही गंदा पड़ा है। वो ये घर देखकर क्या ही सोचेगी। तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन उधर
राजा जी तुमको याद कर रहे हैं। मैं भी अपनी तबीयत खराब होने के चलते इतने दिनों से राजमहल में काम करने नहीं गया। चलो पहले हम दोनों वहीं चलते हैं, कहीं राजा जी नाराज ना हो जाएं। अगर वो नाराज हो गए तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। ठीक है, आप कहते हैं पिताजी, तो पहले मैं आपके साथ राजमहल चलता हूँ। ऐसा कहकर दोनों बाप बेटे राजमहल की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं और राजमहल जाकर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। इधर राधिका इंतजार करते करते थक जाती है। तब वो काकी से पूछती है, काकी मेरे पति कहाँ रह गए हैं? मुझे उनकी चिंता हो रही है। वो तो सिर्फ थोड़ी देर में आने का कह कर गए थे, लेकिन उनको गए हुए तो बहुत देर हो गई है। हाँ बहू, तुम सही कहती हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ससुराल तक पहुंचा देती हूँ। राधिका मन में सोचती है, तो क्या ये मेरा ससुराल नहीं है? चलो मैं चलकर अपना ससुराल देखती हूँ। काकी उसको लेकर जाती है। लो बहू, ये तुम्हारा ससुराल है। मुझे लगता है कि शायद तेरे पति और ससुर कहीं काम से बाहर गए हैं, आते ही होंगे। तब तक तू आराम से बैठ। ठीक है काकी। इसके बाद काकी उसे श्यामू के घर छोड़ देती है। घर की हालत देखकर राधिका बहुत दुखी होती है। घर के हर कोने में कचरे का ढेर, दीवारों पर टंगे हुए पैबंद लगे कपड़े और टूटी चारपाई घर की सारी दास्तान कह रहे थे। अरे ये क्या, यही मेरा ससुराल है या फिर काकी मेरी कोई परीक्षा ले रही है? हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं यहाँ कैसे रहूंगी? ये सोचकर राधिका जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की दी हुई सीख याद आती है। मेरी माँ कहा करती थी कि मुसीबत के समय कभी भी घबराना नहीं चाहिए, तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगी और बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगी। हो सकता है मेरी किस्मत में यही लिखा हो। चलो मैं पहले घर साफ कर देती हूँ। और राधिका जल्दी जल्दी घर की सफाई में लग जाती है और थोड़ी ही देर में वो घर की काया पलट देती है। तभी अपना काम निपटाकर श्यामू और उसके पिताजी घर आते हैं और घर को देखकर सोच में पड़ जाते हैं। पिताजी, क्या ये हमारा वही घर है जो हम अभी थोड़ी देर पहले छोड़कर गए थे? उनकी आवाज सुनकर राधिका बाहर आती है। हाँ जी, ये वही घर है। आप दोनों घर के अंदर आइए। श्यामू राधिका को 3 सेर अनाज की पोटली देता है जो वो राजा के घर से लाया था। लेकिन इतने से अनाज से हमारा क्या होगा? आप राजा जी से कहिए, इतने अनाज से हमारा पेट नहीं भरता। लेकिन बेटा, हमें शुरू से ही इतना ही अनाज मिला है राजा जी के यहाँ से। अगर हम उनसे ज्यादा अनाज मांगेंगे तो वो हमसे कहीं रुष्ट ना हो जाए और हमें कहीं काम से ना निकाल दे। हाँ राधिका, मुझे भी पिताजी की बात सही लग रही है। आप दोनों इतने विचार मत कीजिए। कल जब भी काम करने जाएं तो राजा जी से अपनी बात जरूर कहिएगा। अपने हक की बात कहने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा। अगले ही दिन श्यामू और मदन जब राजा के समक्ष अपनी बात रखते हैं तो राजा बेहिचक उनके प्रस्ताव को मान लेता है और खुशी खुशी उनका अनाज 3 सेर से बढ़ाकर 6 सेर कर देता है। शाम को दोनों बाप बेटे ज्यादा अनाज लेकर घर को वापस जाते हैं। बड़ी सी पोटली देखकर राधिका समझ जाती है। देखिए जी, मैं ना कहती थी कि हमें अपने हक की बात से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। चलिए, मैं आज आप लोगों के लिए भरपेट भोजन बनाती हूँ। उस दिन श्यामू और मदन कई दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन करते हैं और बड़े ही खुश होते हैं। अब ज्यादा अनाज मिलने के कारण राधिका हर रोज अनाज बचाकर इकट्ठा करती जा रही थी। ऐसा करते करते 3 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन, आज आप लोग राजा जी से कहिए कि अब हमारा परिवार बढ़ रहा है। अब हमने अपने बेटे श्यामू की शादी भी कर दी है, तो हमें अनाज बढ़ा कर दीजिए। ठीक है, हम आज ही राजा जी से कहते हैं। फिर दोनों लोग राजमहल में पहुंचते हैं। महाराज, हमारा आपसे एक आग्रह है। अब हमने अपने बेटे की शादी कर दी है तो हमें अब ज्यादा अनाज की आवश्यकता होती है। ये तो बड़े ही खुशी की बात है कि तुमने अपने बेटे का ब्याह कर दिया है। मैं आज ही मंत्री जी से कहकर तुम्हारा 5 सेर अनाज और बढ़वा देता हूँ। इसमें भी तुम्हें कुछ कमी लगती है तो मुझे जरूर बताना। अब उन्हें कुछ रोज का कुल 11 किलो का अनाज मिलता था, जिसमें से राधिका काफी अनाज बचाकर जमा कर लेती थी। ऐसा करते करते काफी समय निकल जाता है और अब एक रोज राधिका अपने पति श्यामू से कहती है, सुनिए जी,
आज से पिताजी से कहिए ना कि वो राजा जी के यहाँ नौकरी करना बंद कर दे। लेकिन अगर वो नौकरी करना बंद कर देंगे तो हम खाएंगे क्या राधिका? क्योंकि मेरे अकेले को ही कितना ही अनाज मिलेगा। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने आप लोगों के लिए राजा के यहाँ से लाए हुए अनाज से बहुत सारा अनाज जमा कर लिया है। पिताजी को एक दुकान देकर मंडी में अनाज की दुकान खुलवा दीजिए, जिससे वो आराम से बैठकर धंधा कर सके। श्यामू अपने पिताजी को जाकर ये बात बताता है तो उन्हें उसकी ये बात बहुत अच्छी लगती है और जल्द ही मदन अब मंडी में दुकान पर बैठने लगता है। दुकान जल्दी ही इतनी अच्छी चलने लगती है कि थोड़े समय बाद ही मदन श्यामू से कहता है, बेटा, अब दुकान पर इतनी ज्यादा भीड़ रहती है कि अब मेरे अकेले से वो दुकान नहीं संभाली जाती। तो अब राजा के यहाँ नौकरी छोड़कर अपनी ही दुकान पर बैठो और अपने व्यापार को आगे बढ़ाओ। अब थोड़े ही समय में लक्ष्मी जी की कृपा ऐसी हुई कि बड़े से बड़े साहूकार भी श्यामू और मदन को अपना माल बेचने और खरीदने लगे। कुछ साल बीतते हैं। अब श्यामू एक बेटे का बाप भी बन जाता है। फिर एक साल गांव में अकाल पड़ा और हर तरफ अनाज के लिए हाहाकार मच गया। हर कोई राजा के दरबार में अनाज के लिए भीख मांगने लग रहा था और राजा भी बहुत चिंतित थे। मंत्री जी, अगर ऐसा हाल रहा तो जल्दी ही राज्य में लोग भूख से मौत के मुंह में समा जाएंगे। जी महाराज, आप ठीक कहते हैं, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? चलिए आज हम दोनों भेष बदलकर राज्य का भ्रमण करेंगे, जिससे शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए, क्योंकि ऐसे महल में बैठे रहने से तो कोई हल निकलने से रहा। जो आपकी आज्ञा महाराज। और फिर ठीक दोपहर में राजा और मंत्री जी राज्य का भ्रमण करने निकलते हैं तो देखते हैं कि एक दुकान से लोग अभी भी अनाज खरीद रहे हैं। ये देखकर उनको बड़ा ही आश्चर्य होता है। राजा और मंत्री दोनों उस दुकान पर पहुंचते हैं। भाई, पूरे राज्य में तो बारिश न होने के कारण अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन आपके दुकान में अनाज कैसे? ये बड़ा ही आश्चर्य का विषय है। जी भाई, ये हमारी बहू की सूझबूझ का नतीजा है, जो आज हमारे पास 2 साल पुराना अनाज भी सुरक्षित है। क्या 2 साल पुराना अनाज? ऐसा कैसे संभव है? जी, मेरी बहू ने इस अनाज में कुछ ऐसी चीजें साथ रखी थी जिससे अनाज आज तक पूरी तरह सुरक्षित है। अनाज में किसी भी तरह का कोई कीड़ा या खराबी नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है। अगले दिन राजा के आदमी श्यामू के घर जाते हैं। लेकिन क्यों? राजा जी ने हमें क्यों बुलाया है? लेकिन राजा जी ने हमें क्यों बुलाया है? आप घबराइए नहीं। जब हमने कोई अपराध नहीं किया है तो जाने से हर्ज कैसा। आप बेहिचक जाइए और राजमहल में होकर आइए। श्यामू और मदन दोनों राजमहल में जाते हैं। मदन, हमने सुना है कि तुमने राजमहल से अनाज की चोरी की है। नहीं महाराज, ऐसा हम कभी नहीं कर सकते। हमें राजमहल छोड़े हुए तो कितना समय बीत गया महाराज। फिर तुम्हारी दुकान में अभी तक अन्न कैसे सुरक्षित है, जबकि राज्य में कहीं पर भी अनाज नहीं है? मेरी समझदार पत्नी की चतुराई का नतीजा है साहब। उसने अपने दिमाग से कुछ ऐसी औषधियों का उपयोग किया जिससे आज भी अनाज सुरक्षित है। सिपाहियों, इसकी पत्नी को राज दरबार में हाजिर किया जाए। राधिका राज दरबार में जाती है और फिर राजा के सवालों का जवाब देती हुई राधिका कहती है, राजा साहब, मैंने आना में मिट्टी में पारे को मिलाकर मिट्टी के लड्डू बनाए और उन्हें अनाज के अंदर रख दिया, जिससे आपका अनाज 5 से 8 साल तक आराम से सुरक्षित रह सकता है। साथ ही मैंने नीम को सिलबट्टे पर पीसकर उसकी गोलियां बनाई और उनको सुखाकर अनाज में डाल दिया, जिससे भी आपका अनाज सुरक्षित रहता है। साथ ही साथ अनाज में अगर सरसों के तेल का हाथ लगाकर उसे हर 6 महीने में सुखा लिया जाए तो अनाज में कभी कोई कीड़ा नहीं लगेगा। राधिका की ऐसी बात सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है। क्या श्यामू, तुम्हारी पत्नी तो बहुत ही प्रतिभाशाली है। इसको आज ही हम अपने महल के अन्न भंडार का मुख्य नियुक्त करते हैं, जिससे हमारे राज्य के अन्न को सहेज कर रखा जा सके और कम बारिश होने की स्थिति में राज्य में अकाल के जैसे हालात ना बने। मंत्री जी, इन्हें ढेर सारा इनाम देकर विदा करो और राज्य के हालात ठीक होते ही इनके लिए एक बढ़िया सा घर बना कर दिया जाए। आज राधिका की चतुराई से श्यामू और उसके पिता के दिन पलट गए और अब वो बहुत अधिक धनवान हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।